आदरणीय मंच एवं सभागार में उपस्थित विद्वजन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा क्षेत्रीय कोलकाता और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में सबको सुनते हुए मैं समृद्ध हो रहा था और अमिता दत्त शर्मा जी को, अवधेश प्रधान जी को, पालीवाल जी को सुना। सभागार में केडिया जी हैं, रामनिवास द्विवेदी जी हैं, अमरेश जी, दीपक जी, सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए मेरे मन में एक सवाल है। सवाल यह है कि आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या वजह हो सकती हैं? क्या यह विशुद्ध एकेडमिक बातें हैं या हमारे दिमाग में यह बात है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को रीडिस्कवर किया जाए, या हमारे मन में यह भी विचार है कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो पश्चिम की ज्ञान परंपरा है उससे भिन्न है? कई ऐसी बातें हैं जो हमारे ध्यान में है। मैं जब भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं तो इसका अर्थ हुआ अंग्रेजी में इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस, जबकि इसका अंग्रेजी अनुवाद है इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब हमें समझना होगा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जब हम कह रहे होते हैं तो हमारे सामने कुछ पद्धतियां, कुछ प्रविधियां हमारे सामने आकर उपस्थित हो जाती हैं। और जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं तो यह सिर्फ परंपरा ही नहीं, कई परंपराएं, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा कोई एकहरा वन लाइन परियोजना नहीं है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपराएं कहते हैं तो भारतीय ज्ञान की जो परंपरा बनी है वह कई परंपराओं के सम्मिलित रूप से बनी है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा के स्वरूप पर चर्चा करें तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि परंपराएं एक अविच्छिन्न यात्रा की तरह होती हैं और अपनी इस यात्रा में बहुत कुछ शामिल करती हैं और बहुत कुछ शामिल की है तभी हम यहाँ तक यात्रा तय कर पाए हैं। तो ये मानकर चलिए यह यात्रा जो है, ज्ञान की जो यात्रा है, यह एक समावेशी यात्रा है, एक सहयात्रा की तरह है, जिसमें भारतवर्ष की अलग अलग जातियों, अलग अलग समुदाय, अलग अलग प्रांतों, अलग अलग भाषा और अलग अलग बोगियों की आत्माएं, उनकी आवाजें शामिल है। क्योंकि हम जब भारतीयता की बात करते हैं तो हम किसी को किनारे नहीं कर सकते, किसी को छोड़ नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें यह भी विचार करना होगा कि शुद्धतावाद की विचारधारा पर आधारित भारतीय ज्ञान परंपरा को हम भारतीय ज्ञान परंपरा मानते हैं या उस ज्ञान परंपरा को भारतीय ज्ञान परंपरा मानते हैं जिसमें हमारे यहाँ आग्नेय, द्रविड़, आदिवासी सब शामिल हैं। मध्यकाल का पूरा कालखंड शामिल है। हमें एक बार विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हमें इन्हें अलग करके भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं समझ सकते। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आज हम यह अपने आप से पूछे कि भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या प्राचीन ज्ञान पद्धतियों का हम के बारे में जानना चाहते हैं? सिर्फ यह हमारा मकसद है, या हमारा मकसद यह भी है कि हम जो आधुनिक नवोन्मेष है, जो नया ज्ञान है, पश्चिम का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ज्ञान की कोई सरहद नहीं होती। जब ज्ञान की सरहदें नहीं होती हैं तो इसका मतलब यह है कि किसी भी ज्ञान परंपरा के बनने में दुनिया भर की ज्ञान परंपराओं का योगदान रहता है और हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हम कर रहे हैं, दरअसल उस पर चर्चा 200-250 वर्षों से हो रही है। इससे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा नहीं हो रही थी। तो 3 एंगल है जिस बिंदु पर हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जरूरत है। पहला है डीकोलोनाइजेशन, दूसरा है डिमिस्टिफिकेशन और तीसरा है इंक्लूसिवनेस। ये 3 वो बिंदु हैं जिन बिंदुओं के आधार पर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझ सकते हैं। क्योंकि डीकोलोनाइजेशन इसलिए जरूरी है कि 200-250 साल पहले जब अंग्रेज इस मुल्क में आते हैं तो वे क्या करते हैं? हमारे यहाँ हमारा बौद्धिक उपनिवेशन करते हैं। वह पूरी दुनिया को जहां जहां कॉलोनी उन्होंने बनाया, उन्होंने ये नैरेटिव्स डेवलप किया कि आप असभ्य हैं, आप अनसिविलाइज्ड हैं, आप
आपको हम सभ्य बनाने आए हैं। यानी दुनिया भर की सभ्यताओं को, सिविलाइजेशन को दिशा देने का दायित्व जो है पश्चिम की जो अवधारणा है उसने निर्मित की थी। ये जो औपनिवेशिक सोच थी, जो जिन्होंने हमारे बौद्धिक चिंतन पर एक तरह से कब्जा जमाने का काम किया, उन्होंने रिराइट किया हमारे इतिहास को, उनके द्वारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। जाहिर सी बात है कि उनके डॉक्यूमेंटेशन का जो आधार होगा उसमें उनका बेनिफिशियल एंगल जाहिर तौर पर हमारे सामने आएगा। ऐसी स्थिति में हमें समझना होगा कि उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा का जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया, जो नैरेटिव तैयार किया, क्या यह जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हम आज कर रहे हैं, क्या उसे काउंटर कर पाएगी? एक एंगल तो है उसे काउंटर करने के लिए इस भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना। जब तक हम, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि औपनिवेशिक शासन में जो ज्ञान परंपरा निर्मित हुई, मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूँगा जिसकी मूल स्थापना में, क्योंकि ये भी मानना है उनका, कुछ किताबें हैं, जैसे पुरातत्वविद है आरजी भंडारकर की किताब आई थी, वैष्णविज्म, शैविज्म एंड माइनर रिलीजियस सिस्टम 1913 में। यहाँ तक कि हमारे यहाँ शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें भी अगर आप देखिएगा 1929 में, वहाँ भी वो बिजली की चमक वाली बात करते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा था, वहाँ से कुछ प्रभाव वो ग्रहण करते हैं। या इस तरह का जो प्रभाव भारतीय विद्वानों पर पड़ा है। इसके अलावा आप देखिएगा इतिहासकार ताराचंद है, उनकी किताब है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है, बहुत बड़ा वर्ग है ऐसा जो मानता है कि जो भी अच्छी चीजें हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में, वह यूनान से, यूरोप से और इस्लाम से आई हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के जो नैरेटिव्स हमारे यहाँ बना है डीकोलोनाइजेशन के जरिए, औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा जिस तरह का नैरेटिव डेवलप किया गया है, क्या भारतीय ज्ञान परंपरा, इतिहास, धर्म, संस्कृति संबंधी जो ये धारणाएं स्थापित कर दी गई हैं, उसको कहाँ तक डिकोड करने में सफल हो पाती है? दूसरी बात है जो मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा दूसरा बिंदु है, डिमिस्टिफिकेशन। अब देखिए, एक तरफ क्या है, औपनिवेशिक ज्ञान का वर्चस्व का प्रभाव है, तो दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ रहस्यात्मकता ज्यादा है। यानी हमारे यहाँ धर्म के भीतर जो जड़ मान्यताएं हैं वो किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा में एक अलग छवि बनाती हैं। हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में जो पुराने प्रतीक हैं, जो पुनरुत्थान वाली प्रतीक हैं, जो मतलब मिस्टिसिज्म है, उसको हमें कैसे डिकोड करना होगा, ये हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि बार बार हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो हमारा ध्यान उन ज्ञान पद्धतियों की ओर इशारा किया जाता है, एक वर्ग की तरफ, एक वर्ग के द्वारा, जिसमें वायुयान, प्लास्टिक सर्जरी, ब्रह्मास्त्र के रूप में मिसाइलों आदि का जो है हम कहीं ना कहीं अस्तित्व खोज लेते हैं अपने भारतीय ज्ञान परंपरा में। अब आप समझिए कि प्लास्टिक सर्जरी की बात गणेश के माध्यम से कही जाती है, मिसाइल की बातें हमारे यहाँ की जाती है। तो यानी भारतीय ज्ञान परंपरा में जो ये नैरेटिव्स है, जिसमें मिस्टिसिज्म है, उसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। कल ही की परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, अमित जी ने कहा भी था कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने देखा ऊना जिले के एक स्कूल में अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, नाम नहीं लूंगा, बच्चों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बच्चों से एक प्रश्न पूछा कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। बच्चों ने बड़े स्मार्टली जवाब दिया, नील आर्मस्ट्रांग की बात उसने बताई। उन्होंने कहा नहीं, पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। अब आप सोचिए, ये जो मिस्टिफिकेशन है उसको हमें कैसे डिमिस्टिफिकेशन करना होगा। ये जो रहस्यात्मक और अमूर्त चीजें जिस तरह से एक नैरेटिव हमारे साथ जोड़ा जा रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा जोड़ी जा रही है, हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, ये एक मुद्दा है। इसको हमें सोचना होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को वैज्ञानिक सोच के साथ, तार्किकता के साथ जोड़ने की जरूरत है। प्रधान जी कह रहे थे धर्म और दर्शन की बात हो रही थी, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से संवेदना में ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की बात होती है, मुझे लगता है विज्ञान और धर्म का अंतर संबंध भी ऐसा ही होना चाहिए।
आस्था और विवेक का होना चाहिए। अगर आस्था विवेक का हमारा संबंध नहीं है तो फिर हम विज्ञान और न ही धर्म को हम स्थापित कर पाएंगे। एक समावेशी दृष्टि तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह का जो हमारे सामने इस तरह की जो चीज़ें खड़ी की जाती हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर, अंधविश्वास, जड़ मान्यताएं, हमें उसे काउंटर करने की जरूरत है। और हम ये तभी काउंटर कर पाएंगे जब हमारे पास इतिहास बोध होगा, जब हमारे पास स्मृति होगी, जब हमारे पास भारतीय ज्ञान परंपरा का वह बोध होगा जिस भारतीय ज्ञान परंपरा ने संवाद की परंपरा को खड़ा किया था। और उस संवाद की परंपरा ने क्या किया, हम संवाद जब हम करते हैं तो जाहिर सी बात हम समृद्ध होते हैं। आज इस सभागार में आकर मैं समृद्ध हुआ। मैं सच कह रहा हूँ कि ये वाद विवाद संवाद जो भी हो रहा है इससे मैं खुद को अपने को समृद्ध पा रहा हूँ। और मैं भी मानता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा को समावेशिकता के साथ बहुत केंद्रित मानते हुए अंतर्निर्भरता के कंसेप्ट में देखने की जरूरत है। अगर हम इसे नहीं देखेंगे तो हम चीज़ों को भारतीय ज्ञान परंपरा के उस स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। और मैं ये भी मानता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सिर्फ क्लासिक की बात नहीं होनी चाहिए। आप क्लासिक की बात करेंगे सिर्फ तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको लोक की तरफ जाना होगा। क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक की ऐसी हजारों आवाजें हैं जो छूट गई हैं, उन्हें कौन शामिल करेगा? उन अलग अलग आवाजों को, उन अलग अलग विचारों को हम कैसे इंक्लूड करेंगे, ये हमें सोचने की जरूरत है। क्या हम एक बार उन्हें शामिल करने का जोखिम उठा पाएंगे या उनके साथ संवाद स्थापित कर पाएंगे, ये भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि रामायण में आप देखिए दलित सबरी की कथा है। देखिए रामायण को अगर हम अपना एक बड़ा काव्य मानते हैं, एक बड़ा ज्ञान परंपरा का एक मार्ग मानते हैं, तो हमें समझना होगा कि राम ने जिस तरह से एक सामाजिक संस्कृति की, एक सामाजिक संरचना में सबके लिए स्पेस क्रिएट किया था, निषाद गौड़ भील सबके लिए, क्या भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई अछूत अस्पृश्य रह गया है, यह भी देखने की जरूरत है। क्योंकि शुद्धतावादी विचारों के साथ हम भारतीय ज्ञान परंपरा की एक लंबी रेखा तो नहीं खींच सकते हैं। तो हमें ये सोचने की जरूरत है। और हमारे यहाँ देखिएगा कि 3 बड़े रचनाकार रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर काफी कुछ लिखा है। उनका पूरा का पूरा लेखन आप देख लीजिए और उन्होंने लोक की स्थापना की है। वे बार बार लोक की तरफ लौटते हैं। मैं रचनाकारों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि तीनों ने सत्ता विमर्श और धर्मशास्त्र के वृक्ष लोक को, लोक को, जन को केंद्रीयता के साथ अपने विचिंतन में रखा है। इसलिए वैदिक शास्त्र में एक बात, साहित्य में एक बात कही गई है, कहा गया है कि मिलकर रहो, मिलकर सोचो, मिलकर श्रम करो। ये है भारतीय ज्ञान परंपरा, जहाँ सामंजस्य एक तरह की हारमोनी है और जो संगीत के 7 सुरों की अंतर्निर्भरता की तरह हमारे जीवन में जुड़ी हुई है। तो क्या हम उस वैदिक साहित्य का, उस दर्शन को समझ पा रहे हैं जहाँ मिलकर रहो, मिलकर करो, मिलकर जियो? यह है भारतीय ज्ञान परंपरा। और हमें समझना होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जैसा कि दर्शनों का बहुत चर्चा हुई है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वेदांत एक प्रमुख दर्शन और वेदांत के एक वाक्य का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वेदांत का स्वप्न है दुनिया की आत्माओं एक हो जाओ, जहाँ हारमोनी है वहीं आनंद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के लोग कभी भी आनंद का साथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आनंद का साथ छोड़ना मनुष्यता का साथ छोड़ना है, उस पूरी परंपरा का साथ छोड़ना है। इसलिए मैं मानता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा की जो 4 अच्छी बातें हैं, 4 क्या 5 हैं। एक है निरंतरता। ऐसा नहीं है कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक जगह जाकर छूट गई, हमेशा अपने को पुरस्कृत करती है, पुनर्विस्तृत करती है। उस यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ जुड़ता जाता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। दूसरी चीज है पुनर्रचनात्मकता, आलोचनात्मक विवेक, समावेशिकता और नवोन्मेष। मैं इस संदर्भ में बात बताना चाहूँगा कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है, पुनर्रचनात्मकता बहुत जरूरी है, क्योंकि हर युग के साथ, बदलाव के साथ कई बार क्या होता है कि हमारी सोच और दृष्टि बदल जाती है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जब हर युग का कलाकार, हमारे पास कोई माइथोलॉजिकल कथा है, हमारे यहाँ कोई दर्शन है, हर युग का रचनाकार उस दर्शन को लेकर भिन्न दृष्टि रखता है। ऐसा नहीं है कि उसकी मूल दृष्टि से अपने को काट लेता है, लेकिन एक ऐसी दृष्टि तो निर्मित करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण में क्या वर्णन है कि सीता आत्महत्या कर लेती है वाल्मीकि रामायण में, जबकि भभूति इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और जो भभूति रामायण लिखते हैं तो दिखाते हैं कि वो
उत्तर रामचरित में कि सीता को पृथ्वी से बाहर लाते हैं। अब देखिएगा कि सीता को पृथ्वी से बाहर लाते हैं और दुखी राम को उनकी पत्नी वापस करते हैं। एक ही रामायण है। आप देखिए राम की शक्ति पूजा में और रामचरितमानस में, जहाँ राम की शक्ति पूजा में निराला कहते हैं हाय प्रिया का हो न सका उद्धार, वहाँ बहुत दुखी होते हैं। लेकिन रामचरितमानस में लिखा हुआ है क्या, नारी की हानि नहीं क्षति नहीं विशेष। जब इंद्रजीत का बाण लग मेघनाथ का बाण लग जाता है लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण को जब बाण लग जाता है तो राम बहुत दुखी हो जाते हैं और राम दुखी होकर कहते हैं कि ये धर्म नहीं लड़ा जाएगा, छोड़ दो। सीता चली गई, वहाँ पर ये बात उन्होंने कही थी कि नारी की हानि नहीं विशेष क्षति, कि नारी की अगर हानि हो रही है, उसका कोई अपहरण कर लिया तो ये बहुत बड़ी क्षति नहीं है, मेरे भाई को तो तीर लग गया है, बड़ी क्षति है। लेकिन वही देखिए आधुनिक युग में आके एक डेमोक्रेटिक राइटर किस तरह से वुमेन डिस्कोर्स को हमारे सामने रखता है और वहाँ निराला क्या कह रहे हैं, हाय प्रिया का हो न सका उद्धार। ये चिंता है, ये युग दृष्टि है, युगबोध है, जो एक रचना में ही जब एक नए युग का कवि जब लिख रहा होता है, उसकी पुनर्संरचना कर रहा होता है, तो उसकी दृष्टि में ये फर्क दिखाई पड़ता है। इसी तरह की कई चीज़ें हैं, हम देख सकते हैं। मैं 2-3 और उदाहरणों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जो मैं पहले डीकोलोनाइजेशन की बात कर रहा था, डीकोलोनाइजेशन के समय में एक और चीज़ है, अंग्रेजों ने बहुत स्मार्टली देखिएगा कि द्रविड़ और आर्य को डिफाइन किया है, द्रविड़ और आर्य को दूसरे ढंग से डिफाइन किया है। और समय कम है तो मुझे लगता है कि मैं रुक जाऊं यहाँ, क्योंकि इतने लोगों को मैं कष्ट नहीं दे सकता। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में वसुधैव कुटुम्बकम की एक बात कही गई है, जिसका पूरा श्लोक है, अयं निज परो वेति गणना लघुचेतस उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम। इसका अर्थ है निज और पर की गणना करने वाले छोटे चित्त के लोग होते हैं, और उदार चरित्र का है जो उसे वह पूरी वसुधा को अपना मानता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का चरित्र उसी उदारता और समावेशिकता का ही पुंज है, जहाँ सबके लिए जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद।